परिचर्या के मूल सिद्धांत में आप सभी ने देखा होगा कि अलग अलग जो क्लास है आप सभी को दी गई है, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो अलग अलग अध्याय भी कवर हो चुके हैं और परिचर्या के मूल सिद्धांत का जो विषय है वो रोगी परिचर्या के ऊपर ही आधारित है। ठीक है, तो आतुर परिचर्या के मूल सिद्धांत, पूरा विषय जो है आतुर परिचर्या का मूल सिद्धांत है, लेकिन पाठ्यक्रम में आपका परिचर्या के मूल सिद्धांत जो है इसको सम्मिलित किया गया है। तो आप यही समझिएगा कि परिचर्या के मूल सिद्धांत यानी कि हमें आतुर की परिचर्या करनी है, रोगी की परिचर्या। ठीक है, तो यदि आप सभी जो क्लास कर रहे हो उसमें अगर डाउट हो परिचर्या के मूल सिद्धांत या आतुर परिचर्या के मूल सिद्धांत तो उसको क्लियर कर लीजिएगा। चाहे आप आतुर परिचर्या का मूल सिद्धांत पढ़िए या परिचर्या का मूल सिद्धांत, दोनों चीज एक ही है। ठीक है, तो हमने जो अध्याय कवर किया था उसके बाद से जो दूसरा अध्याय है वो है स्वास्थ्य रक्षा अभिकरण, और जो पहला अध्याय कवर किया गया था, पहला चैप्टर जो कवर किया गया था वो था परिचर्या का परिचय। तो परिचर्या के परिचय के अंतर्गत आपने ये जाना था परिचर्या है क्या, जिसमें आपने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा, उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ आचार संहिता जो है परिचर्या के अंतर्गत उसे आपने देखा। भारत के अंतर्गत अलग अलग चीजों को आपने समझा है उस अध्याय में। अब इस अध्याय में स्वास्थ्य रक्षा अभिकरण के अंतर्गत, जिसमें हेल्थ केयर एजेंसीज, हम अगर आधुनिक के आधार पर जाएंगे तो हेल्थ केयर एजेंसीज कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें उसे हमें समझना पड़ेगा। तो जो चैप्टर है वो सेकेंड नंबर है और चैप्टर का नाम क्या है, स्वास्थ्य रक्षा अभिकरण। तो आप मेंशन कर लीजिएगा स्वास्थ्य रक्षा अभिकरण, स्वास्थ्य रक्षा अभिकरण। अब एक चीज ध्यान देना है आपको कि जो डीएनपी फर्स्ट ईयर के जो कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं, डीएनपी सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं, राजस्थान के हैं, उनकी जो विषय से रिलेटेड जो परीक्षाएं हो रही हैं, अभी आपने देखा होगा कि जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट उनकी परीक्षा हुई है, तो क्या देखा आपने पेपर, अगर आपको फर्स्ट ईयर का भी अगर मिला होगा पुराना तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि पेपर का फॉर्मेट क्या है, किस तरह से विषय वस्तु होती है, कितना लिखना होता है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह रहे कि आपको डीप नहीं पढ़ना है, लेकिन डीप पढ़ना है, लेकिन कहने का मतलब ये नहीं कि पूरा किताब ही आपको रटना है। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं कि आपको पूरी किताब रट जानी है, ऐसा नहीं है। आपको बस पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज चीजों को समझना है, समझने के बाद से अपने तरीके से अपनी भाषा में आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारा प्रयास यही रहता है क्लास में जब भी हम पढ़ाते हैं तो हमारा प्रयास यही रहता है कि जो भी स्टूडेंट हैं उनको जो बाय हेडिंग जो चीजें समझानी है वो अच्छे तरीके से उनके दिमाग में घुस जाए, फिर उसके अंतर्गत जो चीजें लिखनी है थियोरेटिकल वो खुद आप लिख सकते हो। ठीक है, हमारा प्रयास यही रहता है। तो जो भी स्टूडेंट डीएनपी फर्स्ट ईयर और डीएनपी सेकेंड ईयर के हैं, उनको राजस्थान के यदि आप हैं तो आपको कोर्सेज जो है आयुर भास्कर ऐप पे अवेलेबल है। यदि आप यूट्यूब पे क्लास देख रहे हो और आप चाहते हो कि रेगुलर कोर्स की क्लास हम अटेंड करें, तो आपको यहाँ पे कोर्स बंडल मिलेगा फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का, जिसमें रिकॉर्डेड पूरे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, मॉडल पेपर मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आप यहाँ से कोर्सेज लेकर के अपना प्रिपरेशन, अपने एनुअल एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर क्लास अगर आपको चाहिए, स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए, तो आप आयुर भास्कर ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, वहां से अपने नंबर से लॉगिन कीजिए, ऑल कैटेगरी चूज कीजिए और वहां से जो कोर्सेज आपको चाहिए राजस्थान डीएनपी फर्स्ट ईयर का या सेकेंड ईयर का, तो आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टडी मटेरियल उसमें प्रोवाइड किए गए हैं और क्लासेस चल रही है रेगुलर बेसिस पे। हम नहीं कह सकते कि रेगुलर बेसिस पे क्लास दी जा रही है, जो कंटेंट है वो ऐड होते रहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट है जो ये पूछते हैं कि सर नया क्लास कब से शुरू होगा, तो नया कुछ नहीं होता है।
आपका जो कोर्स है उसके अंतर्गत जो बुक है, जो सिलेबस है, वो सेम ही रहेगा। पैटर्न बदलेगा तो नई चीजें अगर जुड़ेंगी तो नई चीजें होंगी, लेकिन जो व्यवस्थित तरीके से चल रहा है वो उसी तरीके से चलेगा। ठीक है, तो चलिए स्वास्थ्य रक्षा अभिकरण में हमें क्या देखना है, क्या चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले हमें इसमें भूमिका जानना होगा। भूमिका है क्या? भूमिका का मतलब ये है कि अगर स्वास्थ्य रक्षा अभिकरण यानी कि हेल्थ केयर एजेंसीज की बात हो रही है तो उसकी भूमिका चिकित्सा के क्षेत्र में राष्ट्र के हित में क्या है। तो हम भूमिका के अंतर्गत ये चीज मेंशन कर सकते हैं कि राष्ट्र के विकास में चिकित्सा व शिक्षा का विशेष योगदान रहता है। सभी को पता है कि राष्ट्र के विकास में चिकित्सा और शिक्षा दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यह भी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति के शिक्षित होने पर ही अपने समाज व समुदाय के स्वास्थ्य के प्रति वो जागरूक रहता है। सभी को पता है। तो अगर भूमिका की बात करें स्वास्थ्य रक्षा अभिकरण की, तो ये कह सकते हैं कि पूरे राष्ट्र के विकास में चिकित्सा और शिक्षा दोनों का विशेष योगदान है। जबकि व्यक्ति अगर शिक्षित है तो अपने समाज व समुदाय के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमें सबसे पहले भूमिका मेंशन करनी होगी स्वास्थ्य रक्षा अभिकरण में कि इसका रोल है क्या, जिसमें हम कह सकते हैं कि राष्ट्र के विकास में क्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों उपयोगी हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो समाज को स्वास्थ्यता के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर सकता है। ठीक है, सभी को पता है। अब बात आती है स्वास्थ्य रक्षा अभिकरण है क्या। स्वास्थ्य रक्षा अभिकरण है क्या? तो अगर स्वास्थ्य रक्षा अभिकरण को समझना है तो सिंपली हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के संरक्षण और व्याधियों की चिकित्सा के लिए, स्वास्थ्य के संरक्षण और व्याधियों की चिकित्सा के लिए सरकार द्वारा, सरकारी निजी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं भी हो सकती है, निजी संस्थाओं द्वारा चिकित्सालयों की स्थापना की जाती है। किस लिए? जब स्वास्थ्य के संरक्षण की बात आती है, स्वास्थ्य रक्षा अभिकरण के अर्थ के अंतर्गत अगर हम कवर करें तो हम ये कह सकते हैं स्वास्थ्य के संरक्षण व व्याधियों की चिकित्सा के लिए सरकार या निजी संस्थाओं द्वारा चिकित्सालयों की स्थापना की जाती है। इन्हीं को स्वास्थ्य रक्षा अभिकरण कहा जाता है। ठीक है, मतलब यह हो गया कि अगर पूछा जाए स्वास्थ्य रक्षा अभिकरण तो आप बताओगे क्या? आप क्या कहोगे? आप यही कहेंगे स्वास्थ्य रक्षा अभिकरण के लिए कि स्वास्थ्य के संरक्षण व व्याधियों की चिकित्सा के लिए सरकार सरकारी या निजी संस्थाओं या चिकित्सालयों की स्थापना की जाती है। इन्हीं को स्वास्थ्य रक्षा अभिकरण कहा जाता है। यानी कि स्वास्थ्य संरक्षण के लिए, स्वास्थ्य संरक्षण के लिए, स्वास्थ्य संरक्षण के लिए सरकारी या निजी, सरकारी या निजी स्वास्थ्य एजेंसीज की स्थापना की जाती है। यही एजेंसीज क्या है? स्वास्थ्य रक्षा अभिकरण है। स्वास्थ्य रक्षा अभिकरण मतलब अगर स्वास्थ्य रक्षा अभिकरण को समझना है तो हम सामान्यतः कह सकते हैं स्वास्थ्य संरक्षण के लिए सरकारी या निजी स्वास्थ्य एजेंसी की स्थापना की जाती है, और यही एजेंसीज क्या है? स्वास्थ्य रक्षा अभिकरण। यही एजेंसियां जो है स्वास्थ्य रक्षा अभिकरण का काम करती है। इनका उद्देश्य अगर समझना हो कि स्वास्थ्य रक्षा अभिकरण के अंतर्गत
इनका उद्देश्य क्या है, तो हम कह सकते हैं कि सभी व्यक्तियों को मूलभूत चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना इनका मुख्य उद्देश्य है। क्या कह सकते हैं, मुख्य उद्देश्य या उद्देश्य अगर पूछा जाए स्वास्थ्य रक्षा अभिकरण का, तो हम क्या कह सकते हैं, सभी व्यक्तियों को चिकित्सा की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कराना या चिकित्सा की जो भी जरूरत है उसको पूरा करना, सभी व्यक्तियों की जो चिकित्सा सेवा है उसको उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, इसमें सेकंड नंबर पे ये तो समझ में आ गया ना कि अगर भूमिका कहने का मतलब ये है कि जब स्वास्थ्य रक्षा और अभिकरण की बात करेंगे ना, तो हम लेके चलेंगे शुरू में इसका रोल क्या है। तो हमें यह समझना होगा कि अगर किसी राष्ट्र की उन्नति देखनी है तो वहां पे शिक्षा का स्तर और स्वास्थ्य दोनों देखा जाता है, लेकिन अगर शिक्षा जितनी उत्तम होगी तो स्वास्थ्य भी उतना अच्छा होगा, और उसी के अंतर्गत आपको स्वास्थ्य रक्षा अभिकरण को लेकर चलना है, जिसमें बताया गया स्वास्थ्य संरक्षण के लिए जो भी सरकारी या निजी स्वास्थ्य एजेंसियों की स्थापना की जाती है, ये एजेंसियां ही स्वास्थ्य रक्षा अभिकरण का कार्य करती हैं, और इनका कार्य होता है सभी व्यक्तियों को चिकित्सा उपलब्ध कराना, चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, इसमें अगर हम सेकंड पॉइंट देखें तो वहां पे आ जाता है चिकित्सालय एवं समुदाय। ठीक है, इसके अंतर्गत आ जाता है चिकित्सालय एवं समुदाय, चिकित्सालय एवं समुदाय, चिकित्सालय एवं समुदाय। अब अगर सामान्यतः हम बोले चिकित्सालय, तो चिकित्सालय यानी कि जो चिकित्सा का घर है उसे हम चिकित्सालय कहते हैं। तो चिकित्सालय, चिकित्सा धन आलय, दो शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ ही हुआ चिकित्सा का घर, जहां पे चिकित्सा हो रही है। ठीक है, और चिकित्सा का अर्थ क्या होता है, रोगी का उपचार करना। आलय का अर्थ क्या होता है, घर, इसे हम सामान्यतः अस्पताल भी कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हमें ज्यादा पढ़ना नहीं है, ज्यादा ये तो पता ही होगा कि चिकित्सालय जो है चिकित्सा प्लस आलय, ये दो शब्द से मिलकर के बना है। आलय का मतलब घर है और चिकित्सा का मतलब क्या है, इलाज करना, उपचार करना। तो मतलब ऐसा स्थान जहां पे रोगी का उपचार किया जाता है उसे ही हम चिकित्सालय कहते हैं। यहां पे महत्वपूर्ण ये है कि अस्पताल, चिकित्सालय को अस्पताल भी कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न बनता है, अस्पताल इंपॉर्टेंट है। अस्पताल की अगर बात करेंगे तो अस्पताल शब्द की उत्पत्ति जो है, मतलब कि अस्पताल, जो अंग्रेजी शब्द हॉस्पिटल का मतलब अस्पताल हुआ, तो हॉस्पिटल की जो उत्पत्ति है वो हॉस्पिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मेजबान यानी कि होस्ट करना। ठीक है, मेजबान यानी कि होस्ट करना। तो हम क्या लिख सकते हैं, अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल, हॉस्पिटल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, हॉस्पिटल शब्द की उत्पत्ति हुई है हॉस्पिस, हॉस्पिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मेजबान। हॉस्पिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मेजबान। जैसे किसी की मेजबानी करना, मेजबान यानी कि होस्ट। ठीक है, तो चिकित्सालय एवं समुदाय, चिकित्सालय यानी कि चिकित्सा का घर जहां पे उपचार किया जाता है रोगियों का, उसे चिकित्सालय कहते हैं, इसे अस्पताल भी कहते हैं। इसमें ये हॉस्पिटल के बारे में बताया गया। हॉस्पिटल शब्द की उत्पत्ति जो है हॉस्पिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ ही हो गया मेजबान करना, मेजबानी करना या मेजबान। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्राचीन काल व वर्तमान काल में जो चिकित्सा हो रही है चिकित्सालय के अंतर्गत, अस्पताल के अंतर्गत, वो भी पॉइंट
कभी कभी इस विषय के अंतर्गत, इस अध्याय के अंतर्गत पूछा जाता है। तो प्राचीन काल व वर्तमान काल में अंतर, इसके अंतर्गत ये भी हम लेकर के चल सकते हैं। प्राचीन काल व वर्तमान काल में अंतर। प्राचीन काल व वर्तमान काल में अंतर। जो प्राचीन काल में चिकित्सा हो रही थी और जो वर्तमान काल में जो चिकित्सा हो रही है उसमें क्या अंतर है? तो प्राचीन काल में जो भी अस्पताल होते थे वो यात्रियों के उपचार तथा जो बेघर लोग हैं उनको शरण देने के लिए अतिथि गृह की तरह निर्मित होते थे। लेकिन वर्तमान में क्या है? अस्पताल का प्रमुख कार्य ही बीमारी और सेवा शुश्रूषा प्रदान करना है। तो मतलब यही अंतर है। प्राचीन काल में जो अस्पताल होते थे वो यात्रियों के उपचार और बेघर को शरण प्रदान करने के लिए अतिथि गृह के रूप में प्रयोग में होते थे। ऐसा नहीं कि उस समय अस्पताल कहा जाता था। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? प्राचीन काल में यात्रियों की चिकित्सा तथा अतिथि गृह में निवास, इसके अंतर्गत होता था। यानी कहने का मतलब यह है कि उस समय अस्पताल नहीं थे तो अतिथि गृह में ही जो यात्री हैं उनकी चिकित्सा होती थी या उन्हें आराम करने के लिए, शरण देने के लिए व्यवस्था होती थी, या जो बेघर हैं उनके शरण देने की व्यवस्था थी। बेघर को शरण देने की व्यवस्था होती थी। लेकिन अब क्या है? वर्तमान में रोगी की चिकित्सा और सेवा शुश्रूषा यही होती है। समझ में आ रही बात? यानी कि प्राचीन काल में क्या था, जो अतिथि गृह होता था वहीं पे अगर यात्री बीमार हैं तो प्राचीन काल में कह सकते हैं कि विशेषता अस्पताल नहीं कहा जाता था, लेकिन जो अतिथि गृह था वहीं पे उनकी व्यवस्था होती थी। जो बेघर है उनको शरण भी प्रदान किया जाता था। अब क्या है कि अस्पताल मुख्य उद्देश्य बना है कि यहाँ पे चिकित्सा ही होगी और रोगी की पूरी चिकित्सा सेवा शुश्रूषा जो भी है वो होगा। अब अस्पताल के अंतर्गत पर्याय भी आता है। जब भी पर्याय की बात करें तो आप ये समझिएगा कि इसके अंतर्गत हमें इससे मिलते जुलते स्थान को कवर करना है। ठीक है, तो कई अस्पताल के पर्याय हैं। अस्पताल के कई पर्याय हैं जिसके अंतर्गत औषधालय भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? औषधालय, जहां औषधियां मिलती हैं। ठीक है, आतुरालय, जहां रोगी रहते हैं। आतुरालय जहां रोगी रहते हैं, औषधालय जहां औषधियां मिलती हैं। उसी तरह से मुख्यतः अगर कहा जाए पर्याय के अंतर्गत तो दो चीजें आप कवर कर लीजिएगा। जहां पे वह स्थान जहां पे औषधियां मिलती हैं, वह स्थान जहां औषधि रखी जाती है, मिलती है। ठीक है, और वह स्थान जहां रोगी चिकित्सा होती है, रोगी की चिकित्सा होती है। ठीक है, तो ये पर्याय के अंतर्गत मतलब कि जो अस्पताल है, अस्पताल, चिकित्सालय, उसके पर्याय के अंतर्गत आप औषधालय और आतुरालय कवर कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या समझना है? WHO ने जो चिकित्सा
जो चिकित्सालय की परिभाषा दी है वो क्या है, ठीक है, उसे हमें समझना है। WHO के अनुसार चिकित्सालय की परिभाषा, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जब स्वास्थ्य संबंधित कोई बात आती है तो इसकी विषय वस्तु को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, ज्यादा समझा जाता है, ठीक है। तो WHO ने क्या कहा है कि चिकित्सालय किसी सामाजिक व चिकित्सा संबंधित संगठन का एक अग्रिम भाग है। क्या है? चिकित्सालय किसी सामाजिक व चिकित्सा संबंधित संगठन का अग्रिम भाग है, जिसका कार्य क्या होता है? जिसका कार्य होता है जनता को उपचार व निरोधात्मक दोनों प्रकार की संपूर्ण सेवा प्रदान करना। समझ में आ रही बात? क्या कहा WHO ने? चिकित्सालय किसी सामाजिक व चिकित्सा संबंधित संगठन का एक अग्रिम भाग है, जिसका कार्य होता है जनता को उपचारात्मक और निरोधात्मक दोनों प्रकार की संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। मतलब उपचारात्मक यानी कि अगर कोई बीमारी है तो उसका उपचार करना, और निरोधात्मक यानी कि कोई बीमारी फैल रही है उसको रोकना। ये दोनों प्रकार की संपूर्ण सेवाएं जो है प्रदान करती हैं, तथा जिसका बाह्य रोगी सेवाएं परिवार एवं परिवार के घरेलू जो पर्यावरण है वहां तक पहुंचती हैं। मतलब जिसकी बाह्य रोगी सेवाएं जो हैं, मतलब अस्पताल का मतलब ये नहीं हुआ कि बस उसके अंदर रोगी आ रहा है तभी इलाज हो रहा है। इनके कहने का मतलब ये है कि इसका बाह्य रोगी सेवाएं भी हैं, यानी कि रोगी अगर अस्पताल में नहीं आ रहा है तब भी उसके बाहर परिवार एवं परिवार के घरेलू पर्यावरण तक पहुंचती हैं। यह स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण एवं जैव सामुदायिक अनुसंधान का भी केंद्र है। यानी कि WHO के अकॉर्डिंग ये बात कही जा रही है कि चिकित्सालय किसी सामाजिक व चिकित्सा संबंधित संगठन का एक अग्रिम भाग है, जिसका कार्य होता है जनता को उपचारात्मक और निरोधात्मक दोनों प्रकार की संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। साथ ही साथ अस्पताल का बाह्य रोगी सेवा परिवार और परिवार के घरेलू पर्यावरण तक पहुंचता है। यह स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण एवं जैव सामाजिक अनुसंधानों का भी केंद्र है। कहने का मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग भी करते हैं। जो कार्यकर्ता है स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उनका प्रशिक्षण भी कराया जाता है, और यहाँ पे सामाजिक अनुसंधान का एक केंद्र भी इसे कह दिया गया है। ठीक है, तो इसे आप क्या लिखेंगे कि WHO के अनुसार चिकित्सालय क्या है? सामाजिक। चिकित्सालय क्या है? सामाजिक और चिकित्सा संबंधित संगठन का एक अग्रिम भाग है। चिकित्सालय सामाजिक व चिकित्सा संबंधित संगठन का अग्रिम भाग है। बात समझ में आ रही है? क्या है? चिकित्सालय सामाजिक व चिकित्सा संबंधित संगठन का अग्रिम भाग है, जिसका कार्य क्या होता है? जिसका कार्य जनता को उपचार व निरोधात्मक दोनों प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य जनता को उपचारात्मक व निरोधात्मक दोनों प्रकार की स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। ठीक है, और यहां पे क्या होता है? जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रशिक्षण का भी केंद्र है। ये क्या है? प्रशिक्षण का केंद्र।
तो WHO क्या कह रहा है कि चिकित्सालय सामाजिक व चिकित्सा संबंधित संगठन का अग्रिम भाग है, जहां पे जनता का उपचार और निरोधात्मक दोनों प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान होती हैं। और यहाँ पे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का भी केंद्र इसने अस्पताल को कहा है। ठीक है, WHO स्वास्थ्य जो कार्यकर्ता है उनके प्रशिक्षण का ये एक तरह से केंद्र है, ये WHO का कहना है। अब जो चिकित्सालय के जो प्रमुख कार्य हैं वो क्या है? चिकित्सालय के प्रमुख कार्य, चिकित्सालय के प्रमुख कार्य, चिकित्सालय के प्रमुख कार्य। अगर चिकित्सालय के प्रमुख कार्यों की बात करें तो इसमें क्या किया जाता है? जो रोगी व्यक्ति है उनकी सेवा शुश्रूषा की जाती है। मतलब कि जो रोगी हैं या आघातिक हैं, जिनको किसी चीज से आघात पहुंचा है, उनकी सेवा की जाती है। और रोगों से बचाव और स्वास्थ्य की वृद्धि भी यहाँ पे उसका भी कार्य होता है। इसके अतिरिक्त व्याधियों का निदान और चिकित्सा भी होती है, पुनर्वास भी प्रदान किया जाता है और व्यवसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। तो इसी क्रम में आपको लिखना है। ठीक है, क्या करना है? रोगी की सेवा शुश्रूषा, रोगी की सेवा शुश्रूषा यहां पे की जाती है। साथ ही साथ व्याधियों का निदान और चिकित्सा किया जाता है। व्याधियों का निदान एवं चिकित्सा, पुनर्वास, पुनर्वास का भी यहां पे कार्य है। पुनर्वास प्रदान करना, व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। अब व्यवसायिक प्रशिक्षण का मतलब क्या हुआ? जो आपका इंटर्न हो रहा है प्रदान करना। जैसे जितने भी आप देखें मेडिकल फैकल्टी के जो छात्र छात्राएं होंगी प्रैक्टिस करने के लिए, वो कहाँ पे जा रहे हैं? इंटर्न करने के लिए कहाँ पे जा रहे हैं? अस्पताल पे जा रहे हैं। तो प्रशिक्षण भी अस्पताल करा रहा है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा की शिक्षा भी ये दे रहा है और अनुसंधान का भी कार्य यहाँ पे हो रहा है। चिकित्सा की शिक्षा और क्या है? अनुसंधान कार्य। ये चिकित्सालय के प्रमुख कार्यों में सम्मिलित है। ठीक है, ये चिकित्सालय के प्रमुख कार्यों में सम्मिलित है। अगर मान लीजिए एक शॉर्ट नोट आ जाए कि चिकित्सालय के प्रमुख कार्यों को समझाएं या इसके बारे में लिखें, तो आपको क्या करना है? ये हेडिंग तो लेके चलना ही है। सभी में कुछ ना कुछ आपको 2-4 लाइन आपको फिट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब क्या लिखेंगे? अब जैसे यहाँ पे रोगी की सेवा शुश्रूषा, तो आप इसमें लिख सकते हो ना कि यहाँ पे अस्पताल में रोगियों को, जो आघातिक रोगी हैं या व्याधि पूर्ण जो रोगी हैं, उनको ला करके यहाँ पे उनके रोगों से निजात दिलाने के लिए उनकी चिकित्सा की जाती है। दवाया जो है वो दिया जाता है, औषध व्यवस्था कराई जाती है ताकि ये रोग मुक्त हो सके। व्याधियों का निदान एवं चिकित्सा, अगर किसी व्याधि ग्रसित रोगी, कोई व्याधि ग्रसित रोगी है तो उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। परीक्षण के उपरांत अगर रोगी के रोग का पता चलता है तो रोगी के रोग परख चिकित्सा यहाँ पे की जाती है ताकि रोगी जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सके रोगी को। तो इस तरह से सभी में कुछ ना कुछ आप लिख सकते हैं। तो ये शॉर्ट नोट में भी आप अगर प्रश्न आ जाता है या विस्तृत में भी आ जाते हो तो आप उसका आंसर दे सकते हो। लिखने का तरीका बस आपको आना चाहिए। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत हम चिकित्सालय का जो टॉपिक पढ़े उसमें चिकित्सालय व्यवस्था एवं भवन निर्माण भी हमें कंप्लीट करना है। चिकित्सालय व्यवस्था एवं भवन निर्माण। देखिए, अब ये ऐसा नहीं है कि ये जो क्लास है बस राजस्थान डीएनपी फर्स्ट ईयर के ही कैंडिडेट या स्टूडेंट जो है वो कर सकते हैं, उन्हीं को कवर करना है, ऐसा नहीं है। ये अलग अलग
राज्य के जो नर्सिंग के जो विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो भी इसे कवर कर सकते हैं, क्योंकि अस्पताल सभी के कोर्स सिलेबस में है, तो आप उस तरीके से आप उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चिकित्सालय के अंतर्गत अगर हम देखेंगे, चिकित्सालय व्यवस्था एवं भवन निर्माण की अगर बात करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना होगा कि एक टर्म आता है अव्यवस्था के दुष्परिणाम, यानी कि चिकित्सालय स्वयं आतुर के व्याधि समन का केंद्र होते हुए भी यदि अव्यवस्थित है तो वहां असावधानी बरती जाती है तो रोग प्रसार का स्रोत बन जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर चिकित्सालय व्यवस्था या भवन निर्माण में अगर लापरवाही है, उस तरह की व्यवस्था, जैसे मान लीजिए अगर एक ही वार्ड है और एक ही वार्ड में सब रोगियों को अगर एक साथ देखा जाएगा, तो ये क्या है, एक तरह से लापरवाही है, और जिससे रोग का प्रसार होगा, रोग प्रसार का एक स्रोत वो बन जाएगा। इसलिए जब चिकित्सालय व्यवस्था और भवन निर्माण पढ़े तो सबसे पहले हम उसमें अव्यवस्था के दुष्परिणाम भी इन्वॉल्व करेंगे। अव्यवस्था के दुष्परिणाम, ठीक है, अव्यवस्था के दुष्परिणाम। अव्यवस्था यानी कि जो चिकित्सालय है, चिकित्सालय यह व्याधिग्रस्त रोगी की देखभाल और चिकित्सा का केंद्र है। यदि इसमें अव्यवस्था या लापरवाही बरती जाती है तो क्या होता है, जाती है तो यह रोग प्रसार का केंद्र बन जाता है। समझ में आई बात? तो इसलिए यहां पे अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो चिकित्सालय व्यवस्था और भवन निर्माण में सबसे पहले हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पे व्यवस्था सबसे जरूरी है, सब चीज व्यवस्थित होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे रोगों का शमन हो रहा है तो रोग का प्रसार होने लगेगा। ठीक है, इसलिए अगर देखा जाए तो चिकित्सालय भवन में अलग अलग विभाग होने चाहिए। ठीक है, जब चिकित्सालय भवन बन रहा है तो वहां पे अलग अलग विभाग होने चाहिए। अगर छोटा भी है तो कुछ ऐसे विभाग होने चाहिए जहां से मिक्सअप ना हो, रोगी एक साथ ना मिले। ठीक है, तो वही चीज हम लिखेंगे, चिकित्सालय भवन में निम्नलिखित 18 विभाग होने चाहिए। कितने होने चाहिए? चिकित्सालय भवन में निम्नलिखित 18 विभाग होने चाहिए। अब देखिए, ये कह रहा है कि चिकित्सालय भवन में 18 विभाग होने चाहिए। अगर 18 विभाग नहीं है तो अव्यवस्था होगी, और अव्यवस्था ऐसी होगी कि रोग का प्रसार होगा। कौन कौन से वो 18 विभाग है जिसे यहां पे होना चाहिए? कौन कौन से 18 विभाग है? तो इसमें सबसे पहला जो विभाग होता है जिसको हम कहते हैं प्रशासनिक खंड। क्या कहते हैं? प्रशासनिक खंड। प्रशासनिक खंड यानी कि यह वह हिस्सा है जहां पे प्रशासन से संबंधित जो व्यक्ति विशेष है वो यहां पे रहेंगे। ठीक है, फिर इसमें होता है सूचना केंद्र व स्वागत कक्ष। क्या होता है? सूचना केंद्र व स्वागत कक्ष। सूचना केंद्र व स्वागत कक्ष, उसके अतिरिक्त पंजीयन कक्ष,
बहिरंग कक्ष, अंतरंग कक्ष, पंजीयन, पंजीयन जहां से हम पर्ची वगैरह ले रहे हैं, पंजीयन कक्ष, बहिरंग कक्ष, बहिरंग को क्या कह रहे हैं, ओपीडी, बहिरंग कक्ष, ठीक है, अंतरंग कक्ष, ठीक है, अंतरंग कक्ष, बहिरंग कक्ष, पंजीयन कक्ष, अंतरंग को आईपीडी कहते हैं, ठीक है। उसके अतिरिक्त औषध वितरण कक्ष, जहां पे औषधियों का वितरण किया जाता है, औषध वितरण कक्ष। इसके अतिरिक्त औषध वितरण के बाद शल्य कर्म कक्ष, प्रसूति कक्ष, शल्य कर्म कक्ष, प्रसूति कक्ष, पंचकर्म कक्ष, पंचकर्म कक्ष। अब ये जो लिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, चिकित्सालय भवन में जो 18 विभाग है उस पर शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पंचकर्म कक्ष, प्रयोगशाला कक्ष, एक्सरे सोनोग्राफी कक्ष, प्रयोगशाला कक्ष, एक्सरे सोनोग्राफी आदि का कक्ष, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर 12 नंबर पे देखें तो हम लिख सकते हैं वस्त्र धुलाई या लॉन्ड्री कक्ष, जहां पे कपड़े वगैरह की धुलाई होती है, आत्यायिक चिकित्सा कक्ष, जहां पे इमरजेंसी जिसको हम कह सकते हैं, वस्त्र धुलाई कक्ष, आत्यायिक कक्ष या जिसको आपात कक्ष भी कह सकते हैं, आपात कक्ष या इमरजेंसी वार्ड भी कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय कार्यक्रम परामर्श कक्ष, राष्ट्रीय कार्यक्रम परामर्श कक्ष, राष्ट्रीय कार्यक्रम परामर्श कक्ष, मनोरंजन कक्ष, मनोरंजन कक्ष, मनोरंजन कक्ष के अतिरिक्त क्या है, स्टाफ रूम, फार्मेसी, स्टाफ रूम, फार्मेसी, और एक अन्य विभाग बच जा रहा है जिसको हम कहेंगे पथ्य एवं पाकशाला, जिसको डाइट किचन भी कह सकते हैं, ठीक है। पथ्य एवं पाकशाला, जहां पे रोगियों के लिए भोजन तैयार हो रहा है, डाइट किचन, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, चिकित्सालय भवन में निम्नलिखित 18 विभाग हैं, प्रशासनिक खंड, सूचना केंद्र और स्वागत कक्ष, पंजीयन कक्ष, बहिरंग कक्ष, अंतरंग कक्ष, औषध वितरण कक्ष जहां से औषधि दी जाती है, शल्य कर्म कक्ष जिसको हम ऑपरेशन थिएटर भी कह सकते हैं, प्रसूति लेबर रूम, पंचकर्म कक्ष, प्रयोगशाला ये आयुर्वेद के अंतर्गत आएगा, प्रयोगशाला कक्ष, लैब जिसको कह रहे हैं, एक्सरे और सोनोग्राफी जो भी है, इस तरह की जांचें जहां पे हो रही हैं उसके लिए अलग कक्ष होना चाहिए, वस्त्र धुलाई लॉन्ड्री अलग है, आपातकाल चिकित्सा के लिए अलग कक्ष है, राष्ट्रीय कार्यक्रम परामर्श कक्ष का मतलब ये हुआ कि जो राष्ट्र स्तर पे जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं वहां पे परामर्श लेना है, पूछना है, तो उसके लिए एक अलग कक्ष होना चाहिए, मनोरंजन के लिए अलग कक्ष होना चाहिए, स्टाफिंग रूम अलग होना चाहिए, फार्मेसी के लिए अलग,
पथ्य एवं पाकशाला यानी कि डाइट किचन, जो रोगी हैं उनको जो अगर एडमिट है और चिकित्सक कह रहा है कि इनको ये चीजें खाने में मिलनी चाहिए, तो अगर उस तरह की व्यवस्था है अस्पताल में तो बहुत अच्छा है। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। अब अस्पताल के अंतर्गत भवन की अन्य मुख्य व्यवस्थाएं भी आती हैं, उसे भी हमें देखना है। क्या भवन, अब भवन जब कहा जा रहा है तो किस भवन की बात हो रही है? अस्पताल के भवन की बात हो रही है। तो भवन की अन्य मुख्य व्यवस्थाएं, भवन की अन्य मुख्य व्यवस्थाएं, कौन सी मुख्य व्यवस्थाएं हैं भवन के अंतर्गत? तो आप सामान्यतः जानते ही होंगे। जैसे अगर मकान बन रहा है, अपना ही घर आप समझ लीजिए, अगर घर बन रहा है तो हम क्या क्या व्यवस्था करेंगे? रोशनदान की व्यवस्था करेंगे, खिड़की की व्यवस्था करेंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, नाली की व्यवस्था करेंगे, शौचालय की व्यवस्था करेंगे, मूत्रालय की व्यवस्था करेंगे, ठीक है, रसोई घर किस तरह का होना चाहिए, अग्नि कहाँ पे जलना चाहिए, इस तरह की पूरी व्यवस्था अगर हम कर रहे हैं तो वही भवन की अन्य मुख्य व्यवस्थाओं में ये चीजें लाजमी है कि होनी चाहिए। तो आप भी वही चीज लिखिएगा, वायु व प्रकाश, जलापूर्ति और अपद्रव्य निस्तारण। क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रकाश, वायु, जल आपूर्ति और अपद्रव्य निस्तारण, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि प्रकाश अच्छे से कमरों में पहुंचना चाहिए, कक्ष में प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। आप चाहे तो एक ही पॉइंट में लिख सकते हैं वायु प्रकाश, या अलग अलग भी लिख सकते हैं। वायु भी कमरे में आदान प्रदान होना चाहिए, यानी कि इसके लिए वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए, खिड़की और रोशनदान लगे होने चाहिए। जल आपूर्ति के लिए अच्छी नल व्यवस्था होनी चाहिए, जल निकासी के लिए, अपद्रव्यों के निर्मूलन के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो रोगी सुविधाएं हैं उसका भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। रोगी सुविधा, अब रोगी सुविधा के अंतर्गत क्या चीजें आएंगी? मतलब रोगी अगर रह रहा है वहां पे तो उसके लिए अलमारी, लॉकर, ये सारी चीजें वहां पे होना चाहिए। कुर्सी, टेबल, बैठने की जो व्यवस्था है, बाहर अगर उनके परिजन हैं तो उनके बैठने की व्यवस्था, स्ट्रेचर वगैरह, व्हीलचेयर, ये सारी व्यवस्थाएं इसके अंतर्गत होनी चाहिए। तो आपने क्या देखा कि भवन की अन्य मुख्य व्यवस्था में ये व्यवस्थाएं भी शामिल है। इसके अंतर्गत भी आप लिख सकते हो, जो चीजें आपको समझ में आ रही है उसके अतिरिक्त लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो मुख्य चीजें हैं जिनको लेकर के चलना है, सबसे पहला जो है बहिरंग विभाग, जिसको ओपीडी कह रहे हैं। तो ओपीडी के 7 पार्ट हैं। ओपीडी के मुख्य 7 विभाग प्रश्न बनते हैं इससे। ओपीडी के कितने विभाग हैं, नाम लिखिए तो आप बता सकते हो। तो ओपीडी के 7 विभाग हैं। पहला जो विभाग है वो क्या है? काय चिकित्सा, यानी कि जहां पे जनरल मेडिसिन दी जाती है। पहला क्या है? काय चिकित्सा विभाग, यानी कि जनरल मेडिसिन वार्ड जिसको हम कह रहे हैं। दूसरा है शल्य चिकित्सा विभाग, ठीक है, शल्य चिकित्सा विभाग। तीसरा जो विभाग है वो है शालाक्य तंत्र विभाग, जिसको हम ईएनटी और ऑप्थेल्मोलॉजी कह रहे हैं, जिसमें ऊर्ध्वांगों की चिकित्सा हो रही है। तो शालाक्य तंत्र विभाग, क्या लिखेंगे? शालाक्य तंत्र विभाग, जहां पे ऊर्ध्वांगों की चिकित्सा आदि की जा रही है। इसके अतिरिक्त अगर 4 नंबर पे हम लिखें तो क्या हो जाएगा? प्रसूति और स्त्री रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, बाल रोग विभाग, ठीक है। जो नाम बताया जा रहा है इसके अंतर्गत आपको पता भी होना चाहिए कि किन की चिकित्सा हो रही है। जैसा नाम है उस तरह की व्यवस्था है, वैसी चिकित्सा है।
पंचकर्म विभाग और आत्यायिक विभाग। पंचकर्म विभाग और आत्यायिक विभाग, जिसको हम इमरजेंसी जो रूम है या जो कक्ष है वो कह सकते हैं। अब देखिए ओपीडी जो आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट है, बाहरी जो रोगी हैं उनके अंतर्गत 7 विभाग बने हुए हैं, जिसमें काय चिकित्सा विभाग, शल्य विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, शालाक्य तंत्र विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, यानी कि प्रसव के बाद जिन कक्ष में औरतों की देखभाल होती है वो प्रसूति कक्ष है, और स्त्री रोग यानी कि गर्भिणी है, गर्भ से रिलेटेड रोग है, देखभाल करनी है तो वो स्त्री रोग विभाग में होगा, स्त्रियों से रिलेटेड जो रोग है वो यहाँ पे देखा जाएगा। बाल रोग विभाग, पंचकर्म और आत्यायिक विभाग। अगर आयुर्वेद में आप पढ़ रहे हो तभी पंचकर्म सम्मिलित होगा, अन्य चिकित्सा व्यवस्था में पंचकर्म सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है, तो ये ओपीडी के 7 विभाग आपको इस तरह से कवर कर लेना। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो अंतरंग विभाग, अंतरंग विभाग के अंतर्गत अगर देखा तो इंटरनली चीजों को बस मेंशन किया जाता है। इसमें मानक सबसे महत्वपूर्ण है कि जो मानक है वो देखना कि अंतरंग जो विभाग है उसका मानक क्या है, कैसे उसका निर्माण होना चाहिए। अंतरंग विभाग के मानक, इससे प्रश्न बनता है। आईपीडी का जो मानक है वो क्या है, यानी कि कितनी इनकी लंबाई चौड़ाई कितना होना चाहिए, कितने वर्ग फीट का ये होना चाहिए। ठीक है, और जो भी शैया रखी हुई है, बेड रखा हुआ है, उसमें डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, उससे भी रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। अगर आप भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी मुख्य क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से पॉइंट वाइज आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि प्रत्येक रोगी के लिए लगभग 10 से 12 फीट का स्थान होना चाहिए। ऐसा आईपीडी हो कि जिसमें प्रत्येक रोगी के लिए 10 से 12 वर्ग फीट जगह रहे। ठीक है, या चाहिए, प्रत्येक रोगी के लिए 10 से 12 फीट की जगह होनी चाहिए आईपीडी में। इसके अतिरिक्त हर शैया के बीच में 3 से 4 फीट जगह खाली रहनी चाहिए। शैयाओं के बीच में 3 से 4 फीट की खाली जगह होनी चाहिए। ये भी कह सकते हैं कि हर शैया के बीच में गैप जो है, रिक्तता, वो 3 से 4 फीट की होनी चाहिए। ठीक है, 3 से 4 फीट की, अधिकतम 3 से 4 फीट की होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त शैया पर जो गद्दे हैं वो साफ होने चाहिए, धुली हुई चादर होनी चाहिए, पास के मरीज का सामान रखने के लिए अलमारी होनी चाहिए। यह भी लिखना है, शैया पर स्वच्छ गद्दा, चादर और रोगी के शैया के पास सामान रखने के लिए अलमारी होना चाहिए। ठीक है, ये भी जरूरी है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो क्या चीजें महत्वपूर्ण है, इसके अतिरिक्त क्या है, चिकित्सा, जो चिकित्सक हैं, चिकित्सकों व परिचारकों के लिए पृथक ड्यूटी कक्ष व जो विश्राम कक्ष है वो होना चाहिए। चिकित्सक और अन्य जो परिजन हैं, परिजनों के लिए, चिकित्सकों के लिए और परिजनों के लिए पृथक से ड्यूटी कक्ष, चिकित्सक और परिजनों के लिए पृथक ड्यूटी कक्ष और विश्राम कक्ष होना चाहिए।
यानी कि जो परिजन है उनके आराम करने की व्यवस्था के रूप में उनके लिए अलग कमरा, और जो चिकित्सक हैं इलाज कर रहे हैं उनके ड्यूटी के लिए अलग से कक्ष होना चाहिए। इसके अतिरिक्त क्या होना चाहिए, ये आप इसमें अंतरंग में ये जो जरूरी चीजें हैं ना इसको आप मेंशन कर लीजिएगा 4 पॉइंट में, ठीक है। अब अंतरंग विभाग के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण है वो है शल्य कर्मागार। तो शल्य कर्मागार में भी आपको उसी तरीके से कवर करना चाहिए कि क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए। शल्य कर्मागार जहां पे ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसको हम ओटी या ऑपरेशन थिएटर कह सकते हैं। शल्य कर्मागार, शल्य कर्मागार की बात अगर करें तो शल्य कर्म के पश्चात विश्राम कक्ष, पूर्व कर्म तथा प्रधान कर्म के लिए अलग अलग कक्ष होने चाहिए। तो आप पॉइंट वाइज इसमें भी लिख लीजिएगा। शल्य कर्म के पश्चात विश्राम कक्ष, पूर्व कर्म और पश्चात कर्म, अलग अलग कक्ष होने चाहिए इन दोनों कर्मों के लिए। मतलब पहले जो काम है और बाद में, मतलब कि ऑपरेशन होने से पहले और बाद में अलग अलग कक्ष इसके लिए होने चाहिए। कक्ष पूरी तरह से कैसा होना चाहिए, धूल मुक्त होना चाहिए, वहां पे वायु नहीं, वायु और प्रकाश की मतलब कि पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। कक्ष धूल मुक्त और प्रकाश वायु की पर्याप्त मात्रा युक्त होना चाहिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त आप शल्य कर्मागार में क्या मेंशन कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त आप कह सकते हैं कि जो चिकित्सक व सहायक हैं उनके एप्रन पहनकर तथा मास्क से मुख नासा को ढककर प्रवेश करें, परिजनों का प्रवेश वर्जित करें। ये सारी चीजें आप ऑप्शनल टाइप का लिख सकते हैं कि कक्ष में चिकित्सक या अन्य स्वास्थ्यकर्मी एप्रन, मास्क पहनकर प्रवेश करें और परिजनों का प्रवेश वर्जित करें। परिजनों का प्रवेश वर्जित करें। बात समझ में आ रही है? इस तरह से आप इसको कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें हम पृथक्करण कक्ष के बारे में लिख सकते हैं, शवगृह के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो उनको आप अलग तरीके से जो इंपॉर्टेंट थे उसमें जो जो चीजें बतानी थी उसको हम लिख दिए। अन्य विशेष कक्ष में आप कवर कर लीजिएगा। अन्य विशेष कक्ष, अस्पताल का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अन्य विशेष कक्ष में सबसे पहला जो कक्ष है वो है पृथक्करण कक्ष, जिसको आइसोलेशन वार्ड कहते हैं। कोरोना के बाद से बहुत ज्यादा इसकी जरूरत दिखती है, आइसोलेशन वार्ड, पृथक्करण कक्ष, जिसमें जो क्या है, ऐसे रोगी जो कम्युनिकेबल डिजीज से ग्रसित हैं, संक्रामक रोगों से ग्रसित हैं, उनको आइसोलेट किया जाता है, अलग रखा जाता है। ठीक है, फिर दूसरा जो है मॉर्चरी, जिसको कह रहे हैं गृह, शवगृह कह रहे हैं, शवगृह, जहां पे मृतक शरीर को रखा जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉर्चरी कहते हैं। मॉर्चरी, ठीक है, मॉर्चरी, शवगृह, जहां पे शव को रखा जाता है। क्या किया जाता है, शव को रखा जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको कवर कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त और क्या चीजें हैं अन्य विशेष कक्ष के बाद, यहां पे टी मॉर्चरी, एक मिनट स्पेलिंग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, मॉर्चरी,
मॉर्चरी, ठीक है, TUARY लिख लीजिएगा, TUARY, तब मॉर्चरी सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें आप क्या कवर करोगे? इसके अतिरिक्त जो है चिकित्सालय के समय का विभाजन, मतलब कि ओपीडी की टाइमिंग और आईपीडी की टाइमिंग क्या है, यह इंपॉर्टेंट है। चिकित्सालय के समय का विभाजन, ओपीडी और आईपीडी की टाइमिंग, ठीक है। ओपीडी और आईपीडी की टाइमिंग क्या है? तो सीजनल जो टाइमिंग है चेंज होती रहती है, लेकिन मुख्यतः जो टाइमिंग होती है, अगर बात की जाए ऋतु के हिसाब से, तो प्रातःकालीन जो समय है और सायंकालीन जो समय है, सर्दियों में प्रातःकालीन 9 बजे से 1 बजे तक, और सायंकालीन जो समय है 4 बजे से 6 बजे तक, ठीक है। तो वही चीज लिखिएगा ऋतु के हिसाब से। विंटर में, विंटर यानी कि शीत ऋतु में, शीत ऋतु में, शीत ऋतु की बात की जा रही है। शीत ऋतु में मॉर्निंग टाइमिंग और इवनिंग टाइमिंग, तो मॉर्निंग क्या है? मॉर्निंग टाइमिंग 9 से 1 बजे तक, मतलब सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक, ठीक है। और शाम की टाइमिंग क्या है? 4 बजे से 6 बजे तक। इवनिंग में 4 से 6 बजे तक, ठीक है। सीजनल टाइमिंग चेंज हो रही है। सर्दी में ये समय है, गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में यानी कि समर में, गर्मियों में टाइमिंग क्या होती है? अगर मॉर्निंग रूटीन देखें, मॉर्निंग टाइम देखें, तो मॉर्निंग 8 बजे से 12 बजे तक और इवनिंग में 5 बजे से 7 बजे तक, वो भी लिख लीजिएगा। मॉर्निंग में क्या लिखेंगे? 8 से 12 बजे तक, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, इधर अगर घट रहा है तो उधर भी घटेगा। तो 8 से 12 और इवनिंग में 5 से 7, इवनिंग 5 से 7 बजे तक, ठीक है। तो गर्मी और सर्दी में इस तरह का जो टाइम टेबल है वो फिट होता है आईपीडी और ओपीडी का। उसके अतिरिक्त अगर रविवार और राजकीय अवकाश है तब, रविवार और राजकीय अवकाश, रविवार व राजकीय अवकाश के समय, अगर रविवार है और कोई राजकीय स्तर की छुट्टी है तो वो ओपीडी और आईपीडी का समय क्या होगा, ठीक है। तो वो समय होगा 9 बजे से 11 बजे तक सर्दियों में और 8 बजे से 10 बजे तक गर्मियों में, ठीक है। 9 से 11 बजे तक शीत, ठीक है। 9 से 11 बजे तक शीत में और 8 से 10 बजे तक ग्रीष्म में, 8 से 10 बजे तक ग्रीष्म में, ठीक है। ये टाइमिंग होती है कब? मॉर्निंग की, रविवार और राजकीय अवकाश के समय। तो ये टाइमिंग आपको लिखना पड़ेगा। एक चीज और नोट करके लिख लीजिएगा, नोट आप लिख लीजिएगा, उसमें मेंशन कीजिएगा कि प्रातःकालीन और सायंकालीन परिचर्या अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और रात्रि काल में भर्ती रोगियों की परिचर्या अत्यंत सावधानी व नियोजित प्रकार से करनी चाहिए। नोट में लिखिएगा ताकि स्पेसिफिक हो जाए, आपके दिमाग में ये चीज बस जाए कि हमें प्रातःकालीन व सायंकालीन परिचर्या को अत्यंत महत्ता देनी है। साथ ही साथ जो रात्रि काल में जो भर्ती रोगी हैं
उनकी परिचर्या करनी है तो बहुत ही सावधानी और नियोजित प्रकार से होना चाहिए। चिकित्सक के परामर्श के बिना कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट आ रहा है इस चैप्टर का वो है चिकित्सालय में प्रविष्ट रोगियों के लिए अनुकूल वातावरण। अनुकूल वातावरण किस तरह से हम बनाएंगे? चिकित्सालय में प्रविष्ट रोगियों के लिए अनुकूल वातावरण। ये भी सिंपल सी बात है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस पॉइंट के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो, बहुत से पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। सबसे पहली व्यवस्था आ जाएगी आपकी सफाई की व्यवस्था। इसके अतिरिक्त आप क्या चीजें लिख सकते हैं? सफाई की व्यवस्था के अंतर्गत क्या करेंगे? सफाई की व्यवस्था मतलब अगर रोगी चिकित्सालय में प्रविष्ट हैं, भर्ती हैं, तो उनके लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए हमें सबसे पहले सफाई की व्यवस्था करनी होगी। और अगर सफाई की व्यवस्था नहीं करेंगे तो जीवाणु, कीटाणु, विषाणु सब आएंगे, सूक्ष्मजीवी आएंगे, बाह्य परजीवी आएंगे, जिससे और रोगी बीमार हो सकता है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। स्वच्छता की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिसके लिए प्रमुख द्रव्यों की बात पहले आती है। कौन कौन सी चीजें चाहिए साफ सफाई रखने के लिए, जिसमें पानी है, फिनाइल है, साबुन है, सोडा है, सेवनॉल है, डीटीटी है। तो ये सब चीजें आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? द्रव। द्रव मतलब कि सफाई करने के लिए द्रव, सफाई के लिए द्रव पदार्थ कौन कौन सी चीजें चाहिए, तो जिसमें जल होगा, इसके अतिरिक्त फिनाइल, ठीक है, डीडीटी, सेवनॉल आदि। अब उपकरण की बात करें, उपकरण यानी कि सफाई करने के लिए कौन कौन से उपकरण होने चाहिए, इसमें झाड़ू है, ब्रश है, कपड़ा है, वैक्यूम क्लीनर है, वो सब चीजें। ब्रश, झाड़ू, कपड़ा, वैक्यूम क्लीनर आदि, ये सारी चीजें होनी ही चाहिए। ठीक है, सफाई द्रव के अंतर्गत और उपकरण के अंतर्गत। तो ये अनुकूल वातावरण बनाने के लिए सबसे पहली व्यवस्था क्या है? सफाई की व्यवस्था। ठीक है, दूसरी व्यवस्था की बात करें तो वो कौन सी व्यवस्था हो जाएगी? वो व्यवस्था हो गए मतलब कि वो व्यवस्था सफाई के महत्वपूर्ण जो पार्ट है उसके अंतर्गत होगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त वायु की व्यवस्था। अब वायु की व्यवस्था के लिए क्या करेंगे? वायु की व्यवस्था के लिए शरीर की उष्मा का विकिरण, श्वसन और रक्त परिभ्रमण के लिए शुद्ध वायु बहुत जरूरी है। मतलब अगर शरीर में परिसंचरण तंत्र या परिभ्रमण तंत्र रक्त का अगर सही करना है, श्वसन प्रक्रिया बनाए रखनी है, उष्मा का विकिरण सही तरीके से करना है, तो शुद्ध वायु की व्यवस्था होनी ही चाहिए। तो दूसरे पॉइंट में आप लिखिएगा वायु व्यवस्था। वायु व्यवस्था के लिए क्या करना है? खिड़की, दरवाजे पर्याप्त मात्रा में हैं, जाली वगैरह है तो उसे साफ रखना है। ठीक है, खिड़कियां और दरवाजे, वेंटिलेशन जो भी हैं वो बड़े आकार के होने चाहिए। और शुरू में ही बताया गया कि हवा की पूर्ति बनी रहे, ज्यादा घुटन न महसूस हो तो हर बेड में 3 से 4 फीट का गैप होना चाहिए। पंखे अगर हैं, एयर कंडीशनर, जिस तरह की व्यवस्था है उस तरह का होना चाहिए वहां पे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको लगानी चाहिए। उसके अतिरिक्त फिर प्रकाश की व्यवस्था की बात करेंगे। प्रकाश की व्यवस्था, तो प्रकाश की व्यवस्था के लिए पर्याप्त मात्रा में जो वेंटिलेशन वगैरह है, दिन में सूर्य का प्रकाश आ ही रहा है, रात में ट्यूबलाइट, एलईडी जो भी है, जिस तरह से बल्ब जो भी लगाना है उस तरह से आप कृत्रिम लाइट के साधन प्रयोग में ले सकते हैं। अच्छी प्रकाश बनी रहे, कम रोशनी न रहे, इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और उसके अतिरिक्त जो है ध्वनि प्रदूषण निवारण, क्या करेंगे? ध्वनि प्रदूषण निवारण। इसके लिए ध्यान में रखना है कि जो भी कमरे हैं
वो इस तरह से होने चाहिए, बंद होने चाहिए, ताकि बाहर से कोई आवाज ज्यादा जो आवाज हो रही है अंदर की ओर न जाए। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना है कि जो कर्मचारी हैं, परिजन हैं, जूते चप्पल पहन करके न जाएं, उससे भी आवाज होती है। तो निद्रा में अगर रोगी है तो निद्रा भंग हो जाता है। कक्ष में धीरे धीरे बोलना चाहिए, सब जगह लिख करके लगाना है निर्देश की, शोर नहीं करना चाहिए, अनावश्यक शोर नहीं होना चाहिए। एग्जॉस्ट फैन है या पंखे हैं वो खटर पटर न करें, उसकी मरम्मत होनी चाहिए। ठीक है। अब इसके अतिरिक्त जो है अगला पॉइंट आता है परिचारक के कर्तव्य और व्यवहार। इंपॉर्टेंट है। अस्पताल के अंतर्गत परिचारक के कर्तव्य व व्यवहार। अब इसमें भी आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। परिचारक का कर्तव्य और व्यवहार रोगी के प्रति कैसा होना चाहिए, ठीक है, बस थोड़ा सा समझा देते हैं, आप नोट्स में खुद लिख सकते हैं। जब नोट्स का पीडीएफ दिया जाएगा तो टाइप करा के पीडीएफ दिया जा रहा है, सभी को पता है, तो उसको या तो आप प्रिंट करा लीजिए, उससे पढ़ लीजिए, या अपने खुद नोट्स बना सकते हैं क्लास देख करके भी। ठीक है। तो कैसा व्यवहार करना चाहिए, रोगी और उनके अभिभावक के प्रति इनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, मृदुभाषी और विनम्रता का व्यवहार होना चाहिए। ठीक है। रोगी के साथ आत्मीय संबंध होना चाहिए ताकि रोगी संकोच ना करे, उसको पीड़ा है या कोई दुख है या कोई गुप्त बात है तो आसानी से आपसे बता सके, ऐसा व्यवहार आप रखिए। रोगी को आराध्य समझकर निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा, मतलब ये समझिए कि वो आपका भगवान है, आप का मालिक है, आप इस तरीके से उसकी निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए। ठीक है। इसके अतिरिक्त असहाय व निर्बल जो रोगी हैं उन्हें सहायता देकर के उनकी दैनिक कार्यों में मदद कीजिए, तभी एक आदर्श परिचारक के रूप में आप अपना काम दिखा पाओगे। इसके अतिरिक्त परिजनों के साथ जो मृदु व्यवहार है वो आप रखिए, जिससे वो संतुष्ट रहे। कभी भी धन की लालसा मत रखिए। ठीक है। अब ये तो परिचारक की बात बताई गई ना कि उसका कर्तव्य किस तरह से होना चाहिए रोगी के साथ और इनके परिजनों के साथ। ठीक है। अब जो अगला पॉइंट आता है उसमें चिकित्सक के कर्तव्य की बात आती है। ठीक है। चिकित्सा अधिकारी के प्रति कर्तव्य की बात आती है। चिकित्सा अधिकारी के प्रति आपका कर्तव्य क्या है, चिकित्सा अधिकारी के प्रति कर्तव्य। चिकित्सा अधिकारी के प्रति कर्तव्य क्या है उसको भी समझ लेते हैं। चिकित्सा अधिकारी जो कि आपने पिछली क्लास में देखा था, जिसमें सभी रूल रेगुलेशन बताए गए थे, रिस्पेक्ट देने की बात कही गई थी, किस तरह से आपको रिस्पेक्ट करना है, कैसे अभिवादन करना, वो चीज यहाँ पे काम आएगी। चिकित्सक के सम्मुख जब भी आप आए तो उचित अभिवादन जरूरी है, प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ये सब जरूरी है, होना ही चाहिए। साथ ही साथ चिकित्सक द्वारा जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका उत्तर शांति पूर्वक खड़े होकर के देना चाहिए। ठीक है। अगर चिकित्सक कोई प्रश्न पूछता है तो खड़े रहिए, समझिए और शांति पूर्वक उसका जवाब दीजिए। साथ ही साथ जब भी आप बात कीजिए चिकित्सक से तो आप संबोधित कीजिए, उन्हें कहिए श्रीमान, साहब, सर, आदर सूचक शब्द जरूर लगाइए ताकि सामने वाले को रिस्पेक्ट फील हो। इसके अतिरिक्त जब भी राउंड के समय आप चिकित्सक जा रहे हैं तो उनके साथ आप हैं तो उनके निर्देश को अच्छी तरीके से समझिए और उसका पालन करिए। साथ ही साथ चिकित्सक की अनुपस्थिति में आत्यायिक अवस्था आने पर बिना डॉक्टर परामर्श के दवा नहीं बदलनी चाहिए। अगर आपातकाल कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, चिकित्सक नहीं है, तो बिना डॉक्टर के परामर्श के दवाई बदलनी नहीं चाहिए। चिकित्सालय की गोपनीय व्यवस्था किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर कोई गुप्त बात है चिकित्सालय की तो उसे किसी को मत बताइए। वार्ड में आते जाते समय आगे बढ़कर के दरवाजा खोलना ये सम्मान प्रदर्शित करता है, पहले भी बताया गया। अगर आपसे सीनियर है, कोई आगे जा रहा है, आप उनसे आगे हैं तो रुक जाइए, उनके लिए आप दरवाजा खोल सकते हैं, या आप पीछे हैं तो भी आगे जाकर के उनके लिए दरवाजा खोल सकते हैं कि सर आप जाइए, हम बाद में आ जाएंगे। ठीक है। इस तरीके से चीजें अगर करेंगे तो वो व्यवस्थित रहेंगी। ठीक है। इसके अतिरिक्त सहकर्मियों तथा अधीनस्थ कर्मचारी के प्रति आपका कर्तव्य क्या रहना चाहिए, सहकर्मी
सहकर्मियों के प्रति कर्तव्य। अब देखिए, अगर मनमुटाव रखेंगे किसी के साथ, ईर्ष्या रखेंगे किसी के साथ, ठीक है, तो दिक्कत होगी। तो यहां पे सहकर्मियों और अधीनस्थ कर्मचारी, अधीनस्थ कर्मचारी जिनके नीचे आप काम कर रहे हैं, जिनके साथ काम कर रहे हैं, उनके प्रति आपका कर्तव्य क्या क्या रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुस्सा करके झल्ला करके कुछ भी बोल दीजिए, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, सहकर्मियों के साथ मित्रवत संबंध रखना है, सहयोग पूर्ण व्यवहार रखना है, अपमान जनक जो चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए, अपना ज्ञान और अनुभव छिपाना नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके पास ज्यादा ज्ञान है, आप इंजेक्शन लगा सकते हो, बैंडेज कर सकते हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप कह दो कि नहीं मुझे नहीं आता कि काम करना पड़े। ठीक है, स्वयं अनुशासन में रहकर सहकर्मियों को भी सलाह देनी चाहिए। अगर आपको कुछ अच्छा आ रहा है तो आप उन्हें बताइए। और ड्यूटी बदलते समय जो औषधि है, यंत्र शस्त्र है और जो रोगी की स्थिति है उसकी पूरी जानकारी, जब ड्यूटी बदल रही है तो दूसरा जो आ रहा है उसको आप पूरा बताइए। साथ ही साथ जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनके सम्मान की रक्षा करते हुए श्रेष्ठ कार्य के प्रति उन्हें प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। अब अगला पॉइंट आता है, रोगी के घर जाने पर परिचारक के कर्तव्य क्या होने चाहिए। रोगी के घर जाने पर परिचारक के कर्तव्य, रोगी के घर जाने पर परिचारक के कर्तव्य, आपके हिसाब से क्या चीजें होनी चाहिए। जब रोगी घर चला गया तो परिचारक का क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो रोगी अगर घर चला गया तो परिचारक को जो काम करना है, वहां पे जो सीमित साधन है, घर पर परिचर्या कठिन होती है, लेकिन अगर रोगी घर अगर चला गया और वहां पे अगर परिचर्या करनी है तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर घर पे हम रोगी की परिचर्या कर रहे हैं तो सीमित साधन होती है, जितना अस्पताल में साधन है उतना घर पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले रोगी के घर जाने से पूर्व की तैयारी क्या करेंगे, रोगी के घर जाने से पूर्व की तैयारी, मतलब रोगी अगर घर जा रहा है उससे पहले आप तैयारी कीजिए। उस तैयारी के अंतर्गत क्या क्या आप करेंगे, सबसे पहले चिकित्सक की अनुमति लेंगे, जिसमें चिकित्सक से मौखिक या लिखित रूप में आपको उससे इजाजत ले लेनी चाहिए कि रोगी जाएगा। साथ ही साथ उसकी निर्धारित वेशभूषा, स्वच्छ और नियमित जो यूनिफॉर्म है वो आपको पहन करके जाना चाहिए। ठीक है, जो परिचारक हैं उनको अगर तैयारी करनी है तो साफ सुथरा कपड़ा आपको पहनना चाहिए। उसके अतिरिक्त उपयुक्त औषधि एवं यंत्र शस्त्र अगर तैयार करना है तो जिसमें आपको जो प्रैक्टिस बैग रखे हैं उसमें बीपी ऑपरेटर्स रखना है, आपको थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, सिरिंज, टॉर्च, ये सभी चीजें आपको रख लेनी है। प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको, ग्रामीण इलाके में जा रहे हैं तो टॉर्च आपके पास होना चाहिए, लैंप आदि जो है वो रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त ऋतु का ज्ञान होना चाहिए, जिसके लिए अगर जिस तरह की ऋतु है तो छाता आपको, रेनकोट या ऊनी कपड़े जो भी हैं आपको उस मौसम के हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। कुशल सहायक, मतलब रात्रि काल में रास्ता जानने वाले सहायक को साथ ले जाना चाहिए। ये पूरे पूर्व कर्म में है। क्या है, पूर्व कर्म में, रोगी के घर जाने से पूर्व, मतलब रोगी के घर आप अभी पहुंचे नहीं हो, जाने से पहले क्या क्या चीजें करनी है, जिसमें सबसे पहले क्या बताया गया, चिकित्सक से आदेश लेना है, आदेश प्राप्त करना है। दूसरा, स्वच्छ गणवेश पहन करके जाना है। ठीक है, प्रैक्टिस बैग तैयार करना है। प्रैक्टिस बैग तैयार करना है जिसमें बीपी ऑपरेटर्स, टॉर्च, ठीक है, आदि जो भी चीजें हैं, थर्मामीटर,
आदि जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपको इसमें रख लेना है। इसके अतिरिक्त ऋतु ज्ञान करके, छाता, ऊनी कपड़ा, रेनकोट, इसकी व्यवस्था कर लेनी है। ठीक है। सहायक, सहयोगी, जो रास्ता जानता हो उसे साथ रखना है। और इसके अतिरिक्त प्रकाश की व्यवस्था के लिए ग्रामीण रीजन है, ग्रामीण क्षेत्र में यदि आप जा रहे हैं तो वहां पे टॉर्च, लैंप ये खुद लेकर के जाइए, ये व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। अभी इस तरह से चीजें नहीं हो रही है, थियोरेटिकल थियरी में ये चीजें मेंशन करना है, आपने पढ़ा है, ये इस तरीके से आपको कवर करना है। ठीक है। अब रोगी के घर पहुंचने के पश्चात, जब रोगी घर पहुंच गया उसके बाद क्या करना है? रोगी के घर पहुंचने के पश्चात क्या कार्य करने हैं? ठीक है। रोगी घर पहुंच गया तो क्या क्या चीजें करनी है? सबसे पहला क्या करना है आपको? रोगी के घर पहुंचने के तुरंत बाद आपको परिजन, जो भी परिजन है वहां पे, उनसे शिष्टाचार और शालीनता पूर्वक व्यवहार करना है आपको। वहां की क्षेत्रीय भाषा, रीति रिवाज का पूरी तरह से सम्मान करना है, ना ही कोई उपहास करना है आपको। दूसरी चीज, कायिक, वाचिक, मानसिक रूप से पवित्र रहना है, जो कि परिचारक के गुण के अंतर्गत भी बताया गया है। ठीक है। मितभाषी रहिए और परिचर्या पे ध्यान देना है। किसी भी घर के आंतरिक मामले में आपको हस्तक्षेप नहीं करना है। उसके अतिरिक्त रोगी का परीक्षण करना है। सामान्य रोगी का परीक्षण है तो नाड़ी, श्वसन, रक्तचाप, मलमूत्र प्रवृत्ति, आहार, निद्रा आदि का परीक्षण दैनिक रूप से करना है, उसे लिखना है। महिला रोगी है तो महिला रोगी के परीक्षण के समय लज्जा निवारण हेतु क्या करना है? घर की किसी बुजुर्ग महिला को पास में अवश्य रखना है। ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। रात्रिकालीन ड्यूटी अगर करनी है तो रात्रिकालीन ड्यूटी वो कब से होगी, क्या टाइमिंग होगा, उसे भी ध्यान में आपको रखना है, तो उसे अलग पॉइंट में मेंशन करना है। ठीक है। रात्रिकालीन ड्यूटी, अब रात में अगर ड्यूटी हो रही है उसकी टाइमिंग क्या होगी? तो रात्रि में ड्यूटी 8 बजे रात से सुबह 8 बजे तक का। तो रात्रि में स्टाफ कम होते हैं, नींद आना स्वाभाविक है, लेकिन सोना नहीं चाहिए। ये अगर आप सो रहे हैं तो अनुशासनहीनता मानी जाती है। तो परिचारक के कर्तव्य क्या है? परिचारक के कर्तव्य क्या है कि कार्य पर आते ही अपने जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसमें अपना सही समय पर सिग्नेचर कर लेना चाहिए। ठीक है। और जो उसके पहले जो सहयोगी था, कर्मचारी था, जो कार्य कर रहा था या कर रही थी, उससे रोगी के बारे में पूरी प्रविष्टि ले लेनी है, पूरी जानकारी ले लेना है। तो आपको यहां पे क्या लिखना है? 8 बजे से प्रातः 8 बजे तक। ठीक है। रात्रि ड्यूटी 8 बजे से प्रातः 8 बजे तक ड्यूटी करनी है, जिसमें आपको 2 पॉइंट बताया गया। जिसमें सबसे पहला पॉइंट बताया गया, जैसे ही आइए तो अटेंडेंस रजिस्टर में सिग्नेचर कर दीजिए। उसके बाद से जो पहला सहयोगी था आपका परिचारक, उससे जिस रोगी की देखभाल वो कर रहा था उसकी पूरी जानकारी आप ले लीजिए। साथ ही साथ समस्त यंत्र, उपकरण, रजिस्टर और औषधि का चार्ज अपने हाथ में ले लेना चाहिए। उसके अतिरिक्त आपातकालीन औषधि और निद्रालु जो औषधियां हैं वो हमेशा औषधि वितरण कक्ष में रखनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने पास रखिए। गद्दे, कंबल, चादर, उसकी व्यवस्था रखनी है जिससे आप रोगी को आराम दे सके। आपातकालीन स्थिति या लक्षण बढ़ते हुए तुरंत
जो डॉक्टर है उन्हें तुरंत आपको बताना है, तुरंत इन्फॉर्म करना है, ठीक है। और अगला जो परिचारक है जब तक नहीं आता है तब तक आपको चिकित्सालय छोड़ना नहीं। जब आ जाए तो उसे सब काम समझा करके, रजिस्टर उसको दे करके और तब जाकर के चिकित्सालय जो है छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो इस क्लास में हमने जो परिचर्या का मूल सिद्धांत है उसके अंतर्गत जो अध्याय 2 था उसको पूरी तरह से कवर कर लिया। कैसे आपको क्या चीजें करनी है, किसके अंतर्गत क्या लिखना है, पूरा बता दिया गया। अगर ये क्लास आप YouTube पे देख रहे हो और राजस्थान DNP फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, और यदि आप किसी अन्य राज्य के हैं, नर्स या फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या रेगुलर कोर्स से रिलेटेड आपको क्लासेस चाहिए, कोर्स चाहिए या स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप अभी अपने फोन में प्ले स्टोर में जाइए और आयुर्भास्कर सर्च कीजिए। वहां से अपने नंबर से लॉगिन करके ऑल कैटेगरी आपको चूज करना है, जिसमें हमारे यहाँ 70 से ऊपर कोर्सेज आपको वहां पे दिखेंगे। अपनी सुविधा अनुसार आप जो भी कोर्स है आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं और दूसरे विद्यार्थियों तक भी पहुंचनी चाहिए, तो इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।